बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिलों के बंधन सीज़न 2 उम्मे मरियम शेख किस्त नंबर 26। मुझे यहाँ कैद करके क्या साबित करना चाहते हैं? कब तक मुझे जानवरों की तरह यहाँ बंद रखेंगे? आपने मुझ पर ज़िंदगी तंग कर दी है। मुझे आपके अज़ाइम की खबर लग जाती तो मैं हरगिज़ आपके साथ नहीं आती। वो इसका हाथ झिड़क कर हलक के बल चलाई थी। तुम तो मेरी सोच से बड़ी झूठी निकली। शानदार घर, आरामदेह रूम, ज़िंदगी जीने की हर सहूलत यहाँ मौजूद है, फिर भी तुम खुश नहीं हो तो ये तुम्हारा कसूर है। वो बिस्तर पर नीम दराज होते हुए मज़े से बोला था, ये एक खूबसूरत जेल है, जेल से कम नहीं है। कैद में कोई खुश नहीं रह सकता, चाहे कैद खाना कितना ही शानदार क्यों ना हो। वो तड़क कर बोली। मीर सवार के लबों पर जानदार मुस्कुराहट उभरी। इसने इस्लामाबाद पहुंचने के बाद इस घर के तमाम लैंडलाइन फ़ोन डिस्कनेक्ट करवा दिए थे। इसका मोबाइल भी अपने पास रख लिया था। घर के किसी भी मुलाजिम को इसे मुखातिब करने या इसके सवाल का जवाब देने की इजाज़त नहीं थी। सिक्योरिटी गार्ड को सख्ती से ताकीद की थी कि इसे बाहर निकलने का मौका ना मिले। वो अपने तमाम इंतज़ामात करने के बाद पूरा हफ्ता गायब रहा था। नैना की हकीकत आपके फ़ायदे के लिए आपके सामने लाई। मेरा दूसरा कोई मकसद नहीं था। अगर इसे इतनी ही मोहब्बत थी तो इसी से शादी कर लेते। मेरी ज़िंदगी बर्बाद क्यों की? आखिर किस बात की सज़ा दे रहे हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? वो आप पे से बाहर हो रही थी। बंद करो ये ड्रामा, ये झूठे आंसू। तुम्हें कैद बिला वजह तो नहीं दी है ना? इसलिए दी कि तुम फुर्सत से बैठकर सोचो तुमने कितनी ज़िंदगियां ख़राब की हैं, कितने लोगों को रोगी बना दिया है। ये तुम्हारी सज़ा का पहला दौर है। आखिरी दौर की शुरुआत में ही तुम अपने हर गुनाह, हर ज़्यादती का अपने मुँह से एतराफ़ करोगी। मीर सवार ने बुलंद आवाज़ में धाड़ कर इसे खामोश करवा दिया। फिर एक निगाह गलत डाले बगैर रूम से निकलता चला गया था। तहरीम का दिल किया अपने सर के बाल नोच ले। इस महल नुमा कैद खाने में इसका दम घुटरा जा रहा था। अंदेशों ने नींदें हराम कर दी थी कि न जाने अब वो इसका क्या हश्र करने वाला था। यार कैसी बातें कर रहे हो? अभी वो बहुत छोटी है, इसकी स्टडीज़ तो कंप्लीट होने दो। शादी ब्याह की फ़िक्र बाद के लिए रखो। मीर सबुक्तगीन को इनकी बात हैरान कुन लगी थी। भाई मैं सोच कर आया था कि हिफ्ज़ा का रिश्ता तय कर कर ही जाऊंगा। अगले साल तक इसका एफ़ए कंप्लीट हो जाएगा, फिर शादी कर दूंगा। मीर हन्नान हिफ्ज़ा की शादी का पक्का इरादा किए बैठे थे। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही तुम्हें इतनी जल्दी किस बात की है? अभी तक तो मैंने रोमी के लिए भी नहीं सोचा। मीर सबुक्तगीन झुंझला कर बोले, आपको यूरोप के तर्ज ज़िंदगी का खूब इल्म है। मैं नहीं चाहता मेरी बेटी बेराह रवि का शिकार हो। स्टडीज़ तो शादी के बाद भी कंटिन्यू की जा सकती हैं। आप हाँ कर दें, मुझे सुकून मिल जाएगा। मीर हन्नान इल्तिजाइया लहजे में बोला, तुम बिला वजह फ़िक्रमंद हो रहे हो। हिफ्ज़ा तो माशाल्लाह समझदार बच्ची है, थोड़ी सी शरारती है मगर खुदसर नहीं है। मैंने ऐसा कब कहा कि मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है? मैंने वहाँ के माहौल को लेकर फ़िक्रमंद हूँ। बिज़नेस का मसला ना हो तो मैं यहाँ सेटल हो जाता। अब मेरी बेटी को अपनी बहू बनाने का इरादा नहीं है तो साफ साफ कह दें। मीर हन्नान बुरा मना गए थे। तुम बेवकूफ़ों जैसी बातें क्यों कर रहे हो? हिफ्ज़ा इतनी प्यारी मेरी बेटी है, इसके लिए क्यों इनकार करूँगा? वो अभी छोटी है, इसलिए मैं चाहता हूँ थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं। मगर तुम बज़िद हो तो जैसा तुम कहोगे वैसा कर लेते हैं। मीर सबुक्तगीन इनकी नाराज़गी के ख्याल से संभल कर बोले थे, आप मेरे मीर जाजिब और नगीन भाभी से बात कर लें, फिर हम वापसी से पहले छोटी सी मंगनी रख लेते हैं। मीर हन्नान के चेहरे पर जानदार मुस्कुराहट उभरी। नगीन मेरे किसी फ़ैसले से इख्तलाफ नहीं करती और जाजिब से बात नहीं भी करूँगा तो चलेगा, वो इतराज़ नहीं करेगा। इसने शादी के मामले में फ़ैसले का इख्तियार मुझे दिया हुआ है। मीर सबुक्तगीन लापरवाही से बोले। मीर सबुक्तगीन की रजामंदी से वो मुतमईन हो गए। इनके सर से एक बोझ उतर गया था। इसने खुशगवार मूड में हन्नान हल्की फुल्की बातें करने लगे थे। मीर जवार ने इस दिन अपनी एक झलक दिखाने के बाद दोबारा पलट कर इस रूम का रुख नहीं किया था। इसे इस्लामाबाद में रहते हुए महीना होने वाला था मगर सज़ा में कोई राहत नहीं मिली थी। इसे मीर जवार से शादी के फैसले पर रह रह कर पछतावा होता। कैद तन्हाई ने इसे नीम पागल कर छोड़ा था। वो अकेलेपन में पागलों की तरह गुजारे रोज़ो शब याद करती रहती। आजकल वो घर वालों से रब्ता करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। बिलाखिर कई दिनों की मिन्नत समाजत और लालच देने के बाद एक मुलाजमा को मनाने में कामयाब हो गई, क्योंकि वो मीर की पुश्तैनी मुलाजमा थी और इसे भी तहरीम की बेबस हालत पर रहम आ गया था। ये मुलाजमा इसे खाने देने की ड्यूटी पर मामूर थी। तहरीम के किचन में जाने पर मीर सवार ने पाबंदी लगाई हुई थी। वो जले पैर की बिल्ली की तरह यहाँ से वहाँ का चक्कर काट रही थी।
कहीं वह झूठ बोलकर तो नहीं भाग गई। अगर इसने मुझे अपना मोबाइल नहीं दिया तो मैं यूं ही घुट घुट कर मर जाऊंगी और मीर सवार किसी को मेरी मौत की वजह तक पहुंचने नहीं देगा। रशीदा मुलाजमा से पहले वो जल्लाद यहाँ आ गया और इसे भनक भी पड़ गई तो डैड से रब्ता करने का आखिरी वसीला भी छीन लेगा। इसने परेशानी से दिल में सोचा था। इंतज़ार का एक एक लम्हा सदियों पर महीत होता जा रहा था। तभी मुलाजमा घबराई हुई सी नॉक के करने के बाद अंदर आ चली आई। कहाँ रह गई थी? मीर साईं आ जाते तो क़यामत हो जाती। मोबाइल लाई हो? इसने डरते डरते पूछा। छोटे मीर साईं आ जाते तो मुझे इनके सामने आकर मरना था क्या? मैं फ़ौरन छुप जाती। रशीदा ने अक्लमंदी का मुजाहरा करने की कोशिश करते हुए पल्लू में छुपा मोबाइल फ़ोन इसकी तरफ बढ़ाया था। तहरीम ने इसकी बातों पर तवज्जो दिए बगैर फ़ोन झपट लिया। इसकी कपकपाती उंगलियां फुर्ती से नंबर प्रेस कर रही थी। नंबर प्रेस करते इसके दिमाग में एक ख्याल बिजली की तरह कूंदा और इसने मखदूम शाह का नंबर रिमूव कर दिया। अब वो मखदूम मौज़म शाह का नंबर प्रेस कर रही थी। इसने वालदैन को मुतला करने से ज़्यादा मौज़म शाह को इन्वॉल्व करना ज़रूरी समझा। कोई भेद नहीं था। रानियाँ भतीजे पर आँच आने ही नहीं देती और शौहर को भी इसकी शिकायत का नोटिस लेने से रोक देती, मगर मौज़म शाह को मुतला करने की सूरत में मीर जवार की खिंचाई के चांसेस यकीनी थे। हेलो ताया साईं, मैं तहरीम बात कर रही हूँ। प्लीज़ पहले मेरी बात गौर से सुनिएगा। बहुत मुश्किल से आपको कांटेक्ट करने का मौका मिला है। मीर जवार ने मुझे यहाँ कैद कर लिया है। मेरे बाहर जाने, किसी से बात करने, यहाँ तक कि मोबाइल यूज़ करने पर भी पाबंदी लगा दी है। वो मुझे अजियतें पहुँचा कर आपसे बदला ले रहा है। प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालें वरना ये मुझे मार देगा। वो खौफ के बायस रोने रवानी से बोलती चली गई। तहरीम बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? मौज़म शाह को इसकी बात पर धचका लगा था। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। वो मुझे धोखे से इस्लामाबाद ले आया और अब मुझे यहाँ कैद करके चला गया है। इसकी इतनी जुर्रत! वो जलील इंसान इस हद तक गिर गया। मैं अभी इसकी अक्ल ठिकाने लगाता हूँ। वो तुम पर पाबंदियाँ लगाने वाला होता कौन है? मौज़म शाह पूरी तवज्जो से इसे सुन रहे थे। बात के अख्ताम पर आंखों से इनकी गुस्से से इनकी कनपट्टियों की रगें तन गई थी। प्लीज़ आप जल्दी कुछ करें। इसे हमारे राब्ते का इल्म हो गया तो मेरे साथ बहुत बुरी तरह पेश आएगा। वो बहुत बुरा इंसान है। इसमें इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है। इसकी डरी सहमी आवाज़ पर मौज़म शाह का खून खौलने लगा था। अभी मैं ज़िंदा हूँ, तुम्हें इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसी वक्त इस्लामाबाद के लिए निकल रहा हूँ। मौज़म शाह ने गुस्सा कंट्रोल करते हुए भारी आवाज़ में इसे तसल्ली दी थी। नैना वार्ड का चक्कर लगाने के बाद अपने रूम में आ गई। वो चेयर पर बैठी धीरे धीरे अपनी पेशानी को उंगलियों की मदद से दबा रही थी। सर दबाने की शिद्दत से शरबती आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। वो ज़हनी तौर पर इतनी डिस्टर्ब रहने लगी थी कि खुद पर तवज्जो देना तो जैसे भूल चुकी थी। शदाबी रंगत में जर्दियाँ खंडरा गई थीं। बुझी बुझी सी आंखें हर पल बैन करती नज़र आती। इसने तसव्वुर में तहरीम को मीर जवार के पहलू में देखा और बेख्तियार सर टेबल पर टका कर बिलकने लगी। तभी धाड़ से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। इसने सर उठाकर देखा और देखती रह गई। आंखों में जुगनू चमक उठे थे। नज़रों के ऐन सामने इसका हरजाई शौहर अपनी तमाम तर वजाहतों समेत होंठों पर भरपूर शरीर दिलकश मुस्कुराहट सजाए पूरी शान से खड़ा था। मीर जवार ने पलट कर दरवाज़ा लॉक कर दिया। आप यहाँ क्यों आए हैं और दरवाज़ा क्यों लॉक कर दिया? आप मुझे बदनाम करना चाहते हैं? वो यकदम हवासों में लौट आई। चेयर से उठते हुए नागवारी से बोली। रो रही थी? मुझसे ज़िद लगा कर बैठोगी तो यही होगा। याद आ रही थी तो मेरे पास क्यों नहीं आई? यहाँ बैठकर रोने से क्या फ़ायदा हासिल हो रहा है? वो धीरे से गला खंगारते हुए धीमी आवाज़ में बोला। मेरे रोने की आपको इतनी फ़िक्र नहीं होनी चाहिए। आपकी मेहरबानियों से मेरा ये हाल है। आप मेरी बात का जवाब दें। यहाँ क्यों आए? वो झुंझला गई। आपको नहीं पता? आज आपका मिनिस्टर मीर जवार के साथ है। इम्पोर्टेंट मीटिंग है। वो आपके हॉस्पिटल के एक बहुत बड़ी अमाउंट डोनेट करने वाले हैं। मीर जवार मसनूई संजीदगी से कहता इसके पास चला आया। मुझे नहीं पता। वो हमनुकों की तरह इसकी तरफ देख रही थी। सोना साईं, आपको पता हो भी कैसे सकता है? ये प्लानिंग तो आपके दीदार की खातिर अभी रास्ते में की है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरे कुछ चहीते एडमिनिस्ट्रेटर अब तक ये न्यूज़ पूरे हॉस्पिटल में नशर कर चुके होंगे। मीर ने दोनों हाथ इसकी कमर में डालकर उठाया और एहतियात से टेबल पर बिठा दिया। नैना की बिखरी रेशमी तराशद जुल्फ़े ये पर इसकी धड़कनों में तलातुम पैदा हो रहा था। इसने शानों पर बेरहमी से
बे तरतीबी से बिखरी चंद लटों को लेयर्स को मुट्ठियों में समेट कर लबों से छुआ था। ये मेहरबानी करने की क्या ज़रूरत थी? नैना ने गुस्से से कहते इसके हाथ से बाल छुड़ाए। आपके सोने मुखड़े के एक दीदार की खातिर अपने खून पसीने की कमाई से 1 करोड़ की कीमत चुकाई है। नैना तुम मुझे बहुत महंगी पड़ रही हो, वो शोखी से कहते हुए आगे की तरफ झुका था। मुझसे दूर रहकर बात करें, यह हॉस्पिटल है, आपका बेडरूम नहीं है। नैना ने इसे झिड़कते हुए परे धकेला। तुम इजाज़त दो तो यहाँ भी बेडरूम बना लेते हैं, वो शोखी से कहते हुए नज़दीक हुआ। आपको मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही? दूर से बात करें, वो सख्त कोफ्त ज़दा होकर चीख पड़ी। मैं तो तुमसे दूर नहीं रह सकता और तुम्हें दूर जाने भी नहीं दूंगा, वो सदा के ज़िद्दी लहजे में तुर्की बतुर्की बोला। मैं दूर जाकर दिखाऊंगी, मेरा अब आपसे कोई वास्ता नहीं है, तो मैं आपकी धौंस धांधली नहीं चलने दूंगी। इसके अंदाज में कातियत सी। मेरी बीवी हो, धौंस धांधली तो चला कर रहूँगा। बहुत दिनों से तुम्हारी मनमानी बर्दाश्त कर रहा हूँ, मगर अब तुमसे ज़रा सी भी चूँ चरा की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम सीधी तरह कल मेरे पास आ रही हो, मैं आज यहाँ से चला गया तो कल सुबह तुम्हारे मेरे पास नहीं आई तो याद रखना ज़िंदगी भर मुड़कर भी नहीं आऊँगा। फैसला तुम्हारे हाथ में है। मीर जवार का शोख शरीर लहजा पल भर में बदल कर ख़तरनाक हद तक संजीदा हो गया था। नैना मुखलते में पड़ गई थी, इसकी बेबसी आंखों से हवा दे रही थी। मीर जवार दोनों हाथ इसके दाएं बाएं टेबल पर सख्ती से जमाए 2 इंच के फासले पर खड़ा कंफ्यूज हो रहा था। तुम्हारे मेरे प्यार का दिल से जुड़ा ये बंधन मेरे मरने के बाद भी नहीं टूटेगा। तुम मुझे भूल कर जी नहीं सकती। इसने जज्बों से बोझल भारी आवाज़ में इसका हाथ अपने दिल पर रख कर सवाल किया। नैना की पलकें लरज कर झुक गई थीं। आपने इतनी ठंड में जैकेट या शॉल भी नहीं ली है, तबीयत ख़राब हो जाएगी। वो चंद लम्हों की खामोशी के बाद इधर उधर देखते हुए मबदूस सा मनमनाई। मीर जवार के चेहरे पर ज़िंदगी से भरपूर संजीदा मुस्कुराहट नमूदार हुई। इसने नैना के लबों पर इस्तकात से महर सब्त की। जानम साईं, मौसम मुझ पर असर नहीं करते, अलबत्ता मैं मौसमों पर असरअंदाज हो जाता हूँ। चलो तुम्हारे एमएस को चेक दे आएँ, इसने गमगीन आवाज़ में कहते नैना की सर्द नाक को नरमी से छुआ, फिर इसका हाथ थामकर टेबल से नीचे ज़मीन पर जंप करने में मदद की। ड्राइवर पिछले 10 मिनट से मीर जवार पैलेस के बाहर हॉर्न पर हॉर्न दे रहा था, मगर वॉचमैन के कान पर जूं नहीं रेंग रही थी। वो सीसीटीवी फुटेज में मौज़म शाह को देखने के बाद लाताल्लुक़ बना क्वार्टर में बैठा रहा, क्योंकि इसे शाह या मीर फैमिली के किसी भी फ़र्द के लिए गेट खोलने की इजाज़त नहीं थी। मौज़म शाह को शदीद हद तक का एहसास हुआ, मगर मामला भतीजी का था, इसलिए बमुश्किल बर्दाश्त करते हुए गाड़ी से उतर कर गेट तक आए थे। वॉचमैन, दरवाज़ा खोलो, वरना मैं तुम्हारा ऐसा हशर करवाऊँगा कि ना तुम्हारा शुमार जिंदों में होगा ना मुर्दों में, पहचानो जाओगे। मौज़म शाह गरजदार आवाज़ में बोले। वॉचमैन ने एक नज़र पीछे पास बैठे गार्ड्स की तरफ देखा, फिर कुछ सोचते हुए गेट तक आया। शाह साहब, हमें गेट खोलने का ऑर्डर नहीं है, बेहतर होगा आप मीर साईं से फ़ोन पर बात करें और इजाज़त लें। गेट के पीछे से वॉचमैन की आवाज़ सुनकर मौज़म शाह का पारा मज़ीद हाई हो गया। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, मैं और इस घटिया इंसान से इजाज़त लूँगा? आखिरी बार कह रहा हूँ, दरवाज़ा खोलो। मौज़म शाह ने आहनी दरवाजे पर ज़ोरदार हाथ मारा। वॉचमैन और मौज़म शाह के दरमियान बहस ज़ोरों शोर से जारी थी। तहरीम ये मंज़र अपने कमरे की ग्लास वॉल पर बेबसी से हाथ जमाए देख रही थी। इसके नज़दीक ही सोफे पर मीर जवार टांग पर टांग जमाए बैठा था। तहरीम ने पलट कर इसके सामने ज़मीन पर बैठकर इसके घुटनों पर हाथ रख दिए। मीर साईं, मुझ पर रहम करें, प्लीज़ इन्हें अंदर आने की इजाज़त दें, मुझे मेरे अपनों के लिए मत तरसाएं, मैं वादा करती हूँ इन्हें कुछ नहीं बताऊँगी। वो इल्तिजा करते हुए रो पड़ी। मौज़म शाह को देखने के बाद वो तड़प गई थी। तुम पर कैसे एतबार करूँ? तुमने अब तक अपनी गलतियों का एतराफ़ नहीं किया और अभी भी झूठ बोलने से बाज नहीं आ रही, जबकि मैं देख चुका हूँ, सुन चुका हूँ, तुम इसे सब कुछ पहले ही बता चुकी हो, वरना तुम्हें इस मेरी कैद से आज़ाद करवाने आया है। मीर जवार ने तमस्खराना लहजे में भरे हुए गिलास मुंह से लबों से लगाया। मैं एतराफ़ कर तो चुकी हूँ, मैंने जो कुछ भी किया आपकी भलाई के लिए किया, मेरी अटेंशन नहीं थी मैं आप दोनों को दरमियान में प्रॉब्लम क्रिएट करूं। बस आपको नैना की शरारत से आगाह करना चाहती थी ताकि वो आपका मजाक ना बना सके। वो पूर्णम लहजे में कहते हुए बार बार मुड़कर ग्लास वॉल की तरफ देखती। मेरी बहन की ज़िंदगी में जहर घोलते वक्त क्या टेंशन थी? इसे ज़ाइम शाह की नज़रों में बुरा बनाया, इसने मेरी बहन पर शक किया, इसे बदकार कहा, सिर्फ तुम्हारी ओछी हरकतों की वजह से। ज़ाइम शाह ने इस पर उंगली उठाई। वो भी मेरी बहन पर, मेरी अरूमा पर, जिसमें मेरी जान बसती है। तुमने इसके किरदार को मशकूक
شروع کر دیا، تمہاری سزا موت سے کم ہرگز نہیں ہوتی۔ اگر تم میری پھپھو کی اولاد نہ ہوتی، بغیر سوچے سمجھے تمہارے ٹکڑے کر دیتا۔ وہ اس کا بازو دبوچے گھرایا تھا۔ میر زوار ہر بات سے باخبر ہے، یہ جان کر تحریم دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ معظم شاہ بھک جھک کر واپس چلے جا چکے تھے۔ تمہیں ایک آخری موقع دے رہا ہوں، اپنے خرافاتی دماغ استعمال کیے بغیر عمل کر سکو تو ان کے بعد شاید بیوی کا درجہ دے سکوں، مگر میرے دل میں جگہ بنانے کی کوشش بھی مت کرنا، اس کی جگہ تم کبھی بھی نہیں لے سکتی۔ میر زوار کی سرد آواز پر اس نے سر اٹھایا۔ تمہیں حویلی جانے کی اجازت مل سکتی ہے، مگر اس کے لیے تمہیں خود زائم شاہ کے سامنے اپنے گناہ کا اعتراف کرو گی۔ تم نے اس رات جو کیا وہ سب بیان کرو گی، اسے اروما کی پاکیزگی کا یقین دلاؤ گی، شادی کے لیے کنونس کرو گی۔ وہ آگے طرف جھکا، ایک ایک لفظ پر زور دے کر بول رہا تھا۔ تحریم پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں اپنی ہی نظروں میں گر چکی ہوں، زائم شاہ کے سامنے مجھے ذلیل مت کروائیں، وہ سب کو حقیقت بتا دے گا، پھر میری کیا اوقات رہ جائے گی۔ وہ پیشانی پر آئی نمی کو ہاتھ سے صاف کرتے ہوئے گھبرا کر بولی، تم یہ کر سکتی ہو تو واپس آ جانا، ورنہ طلاق کے پیپرز تمہیں وہیں مل جائیں گے۔ وہ فیصلہ کن لفظوں میں کہہ کر اٹھ گیا تھا۔ آپ مجھے طلاق نہیں دیں گے، آپ جیسا کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی، مگر طلاق کے بارے میں کبھی مت سوچیے گا۔ اس نے تڑپ کر حامی بھر لی۔ میر زوار نے ہونٹوں کا فاتحانہ مسکراہٹ نے احاطہ کیا تھا۔ حویلی پہنچ کر پھپھو کو آپ بیتی بتانے سے گریز کرنا، معظم شاہ کو بھی اپنے طریقے سے سنبھالنا تمہاری ذمہ داری ہے، اس نے جاتے ہوئے سختی سے تاکید کی۔ تحریم نے ثابت میں سر ہلایا۔ ساجد سائیں، تم معظم شاہ کو کال کرو اور اسے کہو اپنی بھتیجی کو لے جائے۔ میر زوار نے اپنے بیڈ روم میں پہنچ کر ساجد کو حکم دیا۔ وہ سر ہلا کر موبائل پر معظم شاہ کو کال ملانے لگا۔ جاری ہے۔